हेलो दोस्तों। तो आज इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक डीप लेक्चर्स भी अपलोडेड है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज एक शॉर्ट 5 से 10 मिनट में हम लोग पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। तो अभी और इसका पैरामेडिकल का एग्जाम भी है, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा ये लेक्चर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये क्लासिफिकेशन वर्ड क्या होता है? तो यह होता है ग्रुपिंग ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे होता है क्लासिफिकेशन? किस बेसिस पे होता है? सेल टाइप। सेल टाइप सेल टाइप मीन्स सेल टाइप मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। और फिर न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस बेसिस पे? न्यूट्रिशन के बेसिस पे। यहाँ लिखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये होता है हेट्रोट्रोफिक 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 या ऑटोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक या ऑटोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक ऑटोट्रोफिक पता होगा ना। पूरा डिटेल जो लेक्चर्स हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के उसमें है हेट्रोट्रोफिक ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होते हैं। तो हम लोग क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं उस चीज को मैं बता रहा हूँ कि हम लोग क्लासिफिकेशन जो है किस बेसिस पे करते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, हेट्रोट्रोफिक है या ऑटोट्रोफिक है। और एक बेसिस है इसका, कौन सा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इसका मतलब क्या होगा? ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। मैंने क्या बताया यहाँ पे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर था। तो क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? जो होता है मीनिंग होता है वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन हम लोग होता क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है उसको समूह में करना है। जैसे हम लोग स्कूल में क्लास वाइज बैठाते हैं ना, 7, 8, 9, क्यों नहीं एक साथ बैठाते हैं? एक साथ तो नहीं बैठाते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये बच्चा 7 का है, ये बच्चा 8 का है, ये बच्चा 9 का। उस हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं बच्चों को। उसी तरह ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पे? सेल टाइप, न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। या तो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा, या तो ऑटोट्रोफिक होगा, खुद पर डिपेंड होगा, या दूसरे पे डिपेंड होगा, हेट्रोट्रोफिक ऑटोट्रोफिक। या तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से उसका यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है। और इस क्लासिफिकेशन करने के फायदे क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन करने के बाद क्या फायदा मिलता है? तो ये हेल्प्स यहां लिख लेते हैं, हेल्प्स इन इजी स्टडी इजी स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन 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 में पहचान सकते हैं। जैसे हम लोग अभी बोला ना, 7, 8, 9, 10 उनको हम लोग क्या करते हैं? क्लास वाइज बैठाते हैं। और हम लोग इजिली क्या करते हैं? हर एक बच्चे को जान सकते हैं कि ये बच्चा कहाँ का है, 8 क्लास का है, 9 का है। पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह ऑर्गेनिजम्स को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा किंगडम का होगा। जैसे और एक चीज इसमें आप लोग क्या क्या याद रखेंगे? इससे क्लासिफिकेशन करने के फायदे क्या है? क्या फायदा मिलता है क्लासिफिकेशन करके? क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? तो बेसिस मैंने यहाँ बता दिया है। और एक चीज यहाँ पे, एक चीज, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको बाद में लिखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए, तो यहाँ पे एक आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसको दिया था किसने? कैरोलस लीनियस साहब ने। कैरोलस लीनियस। कौन कौन से थे? दो, प्लेंटेई और एनिमिलिया। फिर दिया प्लेंटेई, यहाँ लिख लेना एनिमिलिया। एनिमिलिया। अब आया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको दिए थे RH विटेकर साहब। किस कब दिए थे? 1969। कब दिए थे? 1969। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लेंटेई। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्लोस लीनियस, जो जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और फिर फाइव किंगडम फाइव किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन proposed by RH विटेकर। इन 1969। आप लोग डेट भी याद रखेंगे और किसने प्रपोज किया था उसको भी याद रखेंगे। टू किंगडम किसने दिया था? फाइव किंगडम किसने दिया था? क्वेश्चन बन सकता है। अभी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाला है, तो काफी हेल्प करेगा ये वीडियो, पैरामेडिकल एग्जाम। ठीक है, 1969। अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटाई और एनिमिलिया, पांचों को पढ़ लेंगे डिटेल में, बाकी बस इतना ही। तब तक इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट हो चुका होगा। चलिए, पहला स्टार्ट होगा मोनेरा। मोनेरा, फाइव किंगडम का पहला मोनेरा। ये होता है प्रोकैरियोटिक। कैसे होता है? प्रोकैरियोटिक। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। इनके पास होता है नो न्यूक्लियस। नो न्यूक्लियस। एग्जाम्पल में क्या आएगा? बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया। ये चीज याद रखेंगे कैसे होता है प्रोकैरियोटिक। नो न्यूक्लियस, इन लोगों के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। और एग्जाम्पल में क्या आएगा? बैक्टीरिया। फिर आता है प्रोटिस्टा। फिर आता है प्रोटिस्टा। इसमें लिखेंगे इसको यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। एग्जाम्पल में अमीबा, अमीबा एंड यूग्लिना। अब आता है फंजाई, तो यहां लिख लेता फंजाई को।
क्या होता है? फंजाई। फंजाई कैसे होता है? हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक। और हेट्रोट्रोफिक तो मैंने अभी बताया था हेट्रोट्रोफिक क्या होता है, और डिटेल वीडियो में भी है। जो दूसरे पर डिपेंड होता है। और इसके बाद सेल वॉल जो होता है किसका बना होता है? काइटिन का। जो इसका सेल वॉल जो होता है किसका, पूछ सकता है कि जो फंजाई का सेल वॉल है किससे बना होता है। और इसमें एग्जांपल होगा मशरूम। एग्जांपल याद रखेंगे, मशरूम। एक बार रिपीट कर देता हूँ। मोनेरा कैसे होता है? प्रोकैरियोटिक, नो न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। एग्जांपल में बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक। एंड एग्जांपल में अमीबा, यूग्लिना। फंजाई में हेट्रोट्रोफिक, सेल वॉल जो इसका होता है किसका बना होता है? काइटिन का। एग्जांपल मशरूम। चलिए अब कौन सा है? प्लेंटेई के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो इसका प्लेंटेई का, जो प्लेंटेई होते हैं कैसे होते हैं? ये भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक, खुद पर डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफिक ये करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जानते ही होंगे। फोटोसिंथेसिस। जो इसका सेल वाला होता है किससे बना होता है? सेलुलोस। सेलुलोस। एक लास्ट बचा है एनिमिलिया। एनिमिलिया में सेल वाल नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? एनिमल्स कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। चलिए इसको, और मल्टी सेलुलर होते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। इधर क्या दिख रहा है? हाँ इधर दिख रहा है लास्ट, एनिमिलिया। यहाँ लिख लेते हैं एनिमिलिया लास्ट। 1 2 3 4। एनिमिलिया कैसे होता है? मल्टी सेलुलर। कैसे होता है? मल्टी सेलुलर। और हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक। इसमें नो सेलवाल, नो सेलवाल नहीं होते हैं। सेलवाल नहीं होता है। और वायरस के बारे में जान लीजिए। वायरस कैसे? नॉन सेलुलर। और इसके पास, वायरस के पास बस डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। वायरस के पास डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। ठीक है। और कैसे होता है? नॉन सेलुलर। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मोनेरा प्रोकैरियोटिक, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होते हैं। और अमीबा और यूग्लिना एग्जाम्पल्स है इसके। फंजाई कैसा होता है? हेट्रोट्रोफिक, जो दूसरे पे डिपेंड होता है। सेल वॉल इसका कैसा, किसका बना होता है? काइटिन का। एग्जाम्पल में मशरूम। प्लेंटेई का, यह ऑटोट्रॉफिक होता है, जो खुद से खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके द्वारा क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। सेल वॉल किसका बना होता है? इसमें सेलुलोज का। एनिमिलिया लास्ट है। मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर बने होते हैं। और कैसे होता है? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। नॉन सेल वॉल, इसके पास नो सेल वॉल नहीं होता है। और मैंने लास्ट में बताया वायरस के बारे में। वायरस के पास डीएनए हो सकता है, नहीं तो आरएनए हो सकता है। और ये कैसे होता है? नॉन सेलुलर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। और काफी हेल्प करेगा आपको। पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें काफी हेल्प करेगा।